पॉलिटिकल साइंस LLB पार्ट 1 का सब्जेक्ट है और चैप्टर नंबर 7 हम लोग स्टार्ट करें जो कि पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में है। ठीक है, हम लोग इससे पहले अपने पहले चैप्टर से लेकर 6 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। जो 7 चैप्टर है वो बेसिकली पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि डेफिनेशंस या कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी क्या है पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर, और पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर हमारे मेन फीचर्स क्या हो सकते हैं, काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है और बेसिक के डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। सबसे पहले हम लोग वही, जैसे हम लोग कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो हम लोग करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम की डेफिनेशन, उसके बाद फिर हम लोग चले जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स के ऊपर। ठीक है, पहले ये देख लो कोई थोड़ा सा आइडिया है पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, कुछ पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना पॉलिटिक्स के अंदर, स्टेट के अंदर। तो बेसिकली जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो क्या है, आप लोगों का वो चीज़ें हैं, वो डेफिनेशंस हैं जो कि आपकी पॉलिटिक्स के अंदर काम करती हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ डेफिनेशन बता देती हूँ पॉलिटिकल सिस्टम के, एंड देन फिर हम लोग जो है वो आगे चले जाते हैं फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर। सो पॉलिटिकल सिस्टम बेसिकली क्या होगा। पॉलिटिकल सिस्टम आपका वो सिस्टम होता है जो कि जिसके अंदर, जिस गवर्नमेंट के अंदर, जिस स्टेट के अंदर जो है वो आपकी पॉलिटिक्स, आपकी सियासत को जो है वो डिस्कस किया जाता है। अब पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आ जाती हैं, मतलब कि किस तरह की आपने गवर्नमेंट जो है वो गवर्न करनी है और किस तरह की जो गवर्नमेंट है वो स्टेट के अंदर गवर्न की जाएगी। अब उस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, बेसिकली वो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है जो कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट की जाती है। फॉर इंस्टेंस कि जैसे कि हमारा यूनिटरी हो गया, फेडरल हो गया, पार्लियामेंट्री हो गया, प्रेसिडेंशियल हो गया, ये फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है। अब पॉलिटिक्स जो है वो विदाउट द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसका कोई मायना नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। सो वो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, उसके हिसाब से पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो हम इंप्लीकेशंस कर सकते हैं, एग्जीक्यूशंस कर सकते हैं, पॉलिसीज बना सकते हैं। सो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर आपकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट का एक मेन एलिमेंट होता है कि वो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली आपकी पॉलिसीज और चीज़ों को जो है वो रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, सो पहले हम लोग देख लेते हैं पॉलिटिकल सिस्टम क्या कहलाता है। पॉलिटिकल सिस्टम आपका वो सिस्टम होता है जिसके अंदर आपकी गवर्नमेंट लॉज बनाती है आपके सिटीजन्स के लिए, आपके वो अवाम के लिए, जिनके अकॉर्डिंगली आपके अवाम के अंदर पीस को मेंटेन किया जा सके, उसके अंदर एक ह्यूमैनिटी क्रिएट की जा सके, इंडिपेंडेंस क्रिएट की जा सके, इक्वालिटी क्रिएट की जा सके, और वहाँ पर उनका रहना, जो सर्वाइवल ऑफ लाइफ है, उसको क्रिएट किया जा सके। सो बेसिकली पॉलिटिक्स जो होगा वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को जो है वो रन आउट करेगा। अगर हम लोग फेडरेशन की बात करते हैं तो फेडरेशन बेसिकली पार्लियामेंट्री सिस्टम को भी कहा जाता है। अब फेडरेशन और पार्लियामेंट्री सिस्टम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि फेडरेशन और पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो बेसिकली डेमोक्रेटिक सिस्टम है। अब डेमोक्रेटिक सिस्टम वो हो गया जिसके अंदर अवाम जो है वो बेसिकली आपकी वो रखती है, रिप्रेजेंटेशंस रखती है, आपकी इक्वालिटी राइट्स रखती है, वो आपसे सवाल रखती है, उसके पास ईच एंड एवरीथिंग की बात होगी, और वो आपसे क्वेश्चन करके जो है वो अपनी रेगुलेशंस या गवर्नमेंट को जो है वो गो ऑन कर सकती है। अगर हम लोग यूनिटरी की बात करते हैं या मोनार्की की बात करते हैं या डिक्टेटरशिप की बात करते हैं, तो ये वो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है जिनके अंदर आपका वन रूलिंग मैन, यानी कि एक ही पर्सन होगा जो कि गवर्नमेंट करेगा, एक ही पर्सन होगा, उसके पास सारा डिपार्टमेंट्स होगा। अब वो क्या करेंगे, उस पॉलिटिक्स के अंदर अपने हिसाब से वो लाइन ऑफ कंट्रोल बनाएंगे या अपने हिसाब से जो है वो पॉलिसीज बनाएंगे, लॉज बनाएंगे। अब वो जो भी लॉज बनाएंगे वो एज इट इज इंप्लीमेंटेशन की तरफ चला जाएगा और उसको रेगुलेट किया जाएगा। बट अगर हम लोग डेमोक्रेटिक की बात करते हैं तो डेमोक्रेटिक के अंदर आपकी आवाम का भी रोल होता है, उसकी भी पार्टिसिपेशन होती है। हम लोग जाकर डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं, हम लोग वोट कास्ट करते हैं और फिर जाकर अपने उस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, यानी कि हमारी पार्टिसिपेशन हो गई। ये भी एक पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा हो जाएगा। पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब है कि आपकी किसी भी कंट्री के अंदर जो कि इंडिपेंडेंट कंट्री है, पहले हमने ये देखना है कि कोई ऐसी कंट्री हो जो कि आज़ाद है, फिर उसके हम पॉलिटिक्स के बारे में जाएंगे। अगर ऐसी कंट्री जो कि आज़ाद नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो उसकी पॉलिटिक्स का हमारे उस पर कोई वो नहीं होगा, इम्पैक्ट नहीं होगा या उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। हम लोग बेसिकली पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इंडिपेंडेंट स्टेट्स को देखेंगे, वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो कि आपकी गवर्नमेंट, आपकी पॉलिसीज और आपकी लॉ मेकिंग के अंदर काम करती है। ठीक है, अब पॉलिटिकल सिस्टम में हम लोग पहले कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स देख लेते हैं। कुछ ना कुछ तो होगा ना कि भाई पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो किस तरह से मिलकर बनता है, और पॉलिटिकल सिस्टम के लिए हमें कौन कौन से एलिमेंट्स या कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए जो कि उसके लिए इंपॉर्टेंट रखती है। फॉर इंस्टेंस अगर हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं तो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो पहला एलिमेंट या पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मीन्स इंटरेक्ट करना, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, अवाम के साथ कम्युनिकेट करना, मिनिस्टर्स के साथ कम्युनिकेट करना, सीएम्स के साथ कम्युनिकेट करना, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेट करना। वो जो इंटरेक्शन है वो बेसिकली, इंटरेक्शन का मतलब होता है एक बंदा तो सारा कुछ नहीं कर सकता ना, वो क्या करेगा, वो अपनी एक कमेटी बिठाएगा या अपनी पार्टी के मेंबर्स को बिठाएगा, वो आपस में इंटरेक्शन करेंगे, लॉज बनाएंगे, लॉ मेकिंग करेंगे, और आपस में कम्युनिकेशन के गैप से जो चीज़ आएगी उसको हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम का एक एलिमेंट बना देंगे या करेक्टरिस्टिक बनाएंगे। और बेसिकली होता भी ऐसे है कि जब आपने गवर्नमेंट करनी है तो जाहिर सी बात है एक रूलिंग पार्टी होती है और एक रूल्ड पार्टी होती है। रूलिंग पार्टी आपकी गवर्नमेंट होगी और रूल्ड पार्टी आपकी जिसके ऊपर हुकूमत की जा रही होती है। अब इन दोनों का इंटरेक्शन होना लाजमी होता है। इंटरेक्शन मीन्स यहाँ से भी आ सकता है कि जो रूलिंग पार्टी है ना वो अगर कोई लॉ बना रही है और रूल्ड पार्टी उसको फॉलो अप नहीं कर रही तो उसकी इंटरेक्शन क्या हुई, कुछ भी ना हुई, क्योंकि आपने एक काम अगले की इंप्लीमेंटेशन के लिए किया और अगर वो इंप्लीमेंटेशन नहीं होता, एग्जीक्यूट नहीं होता तो उसका कोई फायदा नहीं है। सो इंटरेक्शन क्या होगा, विद द अवाम, विद द सिटीजन्स, विद द पब्लिक और गवर्नमेंट या आपके लॉ मेकिंग। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको ओबे करके, उसको फुलफिल करके, उसकी इंटरेक्शन को फुलफिल करते हैं कि आपने जो काम हमारे लिए किया हमने उसको फुलफिल करके उसको एंड तक पहुंचाया, और अगर हम उसे ओबे नहीं करते तो हमारे लिए भी पेनल्टीज
पड़ी हुई होती हैं। ठीक हो गया। सो पहला पॉइंट क्या हो गया, इंटरेक्शन। के इंटरेक्शन में क्या होगा कि हम लोगों को वो इंटरेक्ट करवाना है लोगों के साथ, चाहे वो इंटरेक्शन किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, वो आपकी गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, वो आपकी किसी भी चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, उस इंटरेक्शन को हमने ये समझना है कि पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर अगर आपकी इंटरेक्शन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, आपकी बातचीत नहीं है, तो आपका उसका फायदा ही नहीं है। सेकेंड एलिमेंट की तरफ चले जाते हैं जो कि बनता है आपका इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट। मतलब कि बेसिक अब जब आपने जहां से स्टार्ट आपने करना है, यानी कि आपकी जो माजी है, जो आपका जो पास्ट है, वहां से आप आजाद होकर निकले हो। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपके ऊपर ओवर रूल किया और अब तक आपके ऊपर ओवर रूल करता हुआ आ रहा है तो आप इंडिपेंडेंट स्टेट ना हुए ना। मतलब कि आपने आजादी किसी पर्टिकुलर पॉइंट से ली होगी, यानी कि आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव, कोई आपके पास गोल ऐसा होगा जिससे आप आजाद हुए, और वो जो आपका आजादी होगी ना, या जो आपका कॉज होगा बिसाइड्स इंडिपेंडेंस, वो बेसिकली आपका एक गोल ऑब्जेक्टिव बन जाएगा फॉर द रन ऑफ द स्टेट। मतलब कि हम लोगों ने अपनी कंट्री में, अगर हम लोग चलो पाकिस्तान की बात करते हैं, अगर हम लोग सब कॉन्टिनेंट के अंदर देखें तो सब कॉन्टिनेंट के अंदर पाकिस्तान का वजूद में आना, पाकिस्तान को एक सेपरेट स्टेट में लेकर आना, हमारे पास बहुत सारे रीजंस थे, जिसमें से एक पहला रीजन क्या था, हमारा इस्लाम, हमारा रिलीजन, जिसकी बेसिस के ऊपर हम लोगों ने आज़ादी ली, और वही रिलीजन हम आज तक उसको फॉलो अप करते हुए आ रहे हैं। और हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो बेसिक रिलीजन है वो इस्लाम के ऊपर रखा हुआ है, और इवन हमारा जो पॉलिटिक्स है या जो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम है वो सारा का सारा आपके इस्लाम के कानून, उसकी लीगैलिटी और उसकी ऑब्लिगेशंस के ऊपर रहता है। ठीक हो गया। सो बेसिकली आपका जो मकसद है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, वो बेसिकली उस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने आज़ादी ली हुई होगी। और अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो सारा का सारा रन आउट करके आपके इस्लाम के ऊपर सराउंडिंग करता है। मतलब आप इर्द गिर्द जो है वो इस्लाम के दायरे में ही है। वो हम इस्लाम के दायरे से कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाते, या हम इस्लाम के दायरे से कोई ऐसा कानून जो है वो इंप्लीमेंट नहीं करते जो कि कल को जाकर हमारे जो सिटीजन है उनके लिए प्रॉब्लमैटिक हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरेक्शन, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, आपस में बातचीत करना, और दूसरी बात इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी कि आज़ादी जो है वो आपकी स्टेट की आज़ादाना रियासत होनी चाहिए, तब जाकर आप लोग उसके अंदर चीज़ें जो है वो रेगुलेट कर पाओगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो वो है आपकी कॉम्प्रिहेंसिवनेस। कॉम्प्रिहेंसिवनेस का मतलब होता है कि अगर हर चीज़ बहुत आसान हो जाएगी ना, तो फिर उसको रूल आउट करना भी बहुत आसान हो जाएगा और उसको हैक करना भी बहुत आसान हो जाएगा। मतलब कि कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज होनी चाहिए, कुछ ऐसी आपकी चीज़ें होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंगली आप लोग अपने पॉलिटिकल सिस्टम को रन आउट कर पाओ। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं पॉलिटिकल सिस्टम में ये देखती हूँ कि भाई मुझे डायरेक्ट इलेक्शंस करवाने हैं, तो उस डायरेक्ट इलेक्शंस के लिए मुझे अपने पोलिंग स्टेशंस को जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि वहाँ पर कोई हंगामा ना हो जाए, वहाँ पर कोई क्लैश ना हो जाए, वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, वो चीज़ों को मुझे देखना पड़ेगा। सेकेंडली, मुझे पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करके देनी पड़ेगी, लैंड सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। मैं इस तरह की चीज़ों के रिस्ट्रिक्शंस करूंगी तो तब जाकर जो है वो मेरे लिए वो चीज़ें वैल्यूएबल होंगी। यानी कि मेरे लिए पॉलिटिकल सिस्टम को रन आउट करना बहुत आसान हो जाएगा। और वो क्यों आसान हो जाएगा, जब मैं उसके अंदर कुछ इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस और इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस ऐड करूंगी तो लोगों को पता होगा कि ये बाउंड्री लाइन है, इससे हमें क्रॉस नहीं करना। ठीक हो गया। सो कॉम्प्रिहेंसिवनेस आपकी पॉलिटिकल सिस्टम का एक मेन करेक्टरिस्टिक है कि अगर आपने पॉलिटिकल सिस्टम को रन आउट करना तो आपको कहीं कहीं जगहों पे बहुत ज़्यादा हार्श भी होना पड़ता है, कहीं कहीं जगहों पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड भी होना पड़ता है, और कहीं कहीं जगहों पे आपको जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ता है। और बहुत सारी, जैसे अगर हम लोग कंट्रीज़ की बात करते हैं तो हम लोग इंटरनेशनल कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारे इंटरेक्शन करते हैं, तो उन कंट्रीज़ के साथ हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ भी करनी पड़ती है। बहुत समझ लो कि हम लोग एक बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्डली होकर हमने कोई एग्रीमेंट्स, कोई साइन वगैरह करना होता है, तो हमें पता होता है कि भाई अगर हम लोग अपनी लिमिट्स को, हम लोग अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करेंगे तो कल को जाकर ये हमारी स्टेट की सिक्योरिटी के ऊपर बात आ सकती है। सो बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिवनेस मीन्स कि इतनी भी आसान आपका सिस्टम नहीं होना चाहिए कि हर कोई उसको रन आउट करने पे आ जाए। मतलब कुछ इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस होनी चाहिए कि जो सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर ही इंप्लीमेंट करती हो। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं आपको ज़िया का टाइम थोड़ा सा बताऊं तो ज़िया ने क्या किया था, ज़िया ने पाकिस्तान की उस गवर्नमेंट के अंदर जो 77 से 88 तक चली है, उसने इस्लामाइजेशन पूरी फॉलो अप कर दी थी। अब इस्लामाइजेशन जब आप सख्तियां करोगे तो फिर क्या होगा, उसका रिजल्ट ये होगा कि आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा, आपको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब कि ज़िया ने क्या कहा कि जी अगर किसी ने खून किया है तो उसका खून का बदला खून ही होगा, कोई हेयरिंग्स नहीं की जाएंगी, कोई अदालतों में पेश नहीं किया जाएगा, कोई इसकी जो है वो मुकदमे दर्ज नहीं किए जाएंगे। अगर किसी ने चोरी किया तो उसका हाथ सीधा सीधा काट दिया जाएगा। अगर जो है वो कोई और मैरिटल अफेयर या इस तरह की कोई चीज़ें पकड़ी जाती हैं जो कि नॉन लीगल एक्टिविटी मानी जाती है इस्लाम में, तो उसके कोड़े मारे जाएंगे। तो मतलब इस तरह की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया गया, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, फिर आपका क्राइम तो कम हो जाता है। क्राइम तो आपका 0.2% हो गया पूरी पाकिस्तान के अंदर। अगर आप 77 से 88 का क्राइम रेशो निकालोगे तो आपको 0.2% मिलेगा। क्या है कि मतलब क्राइम रेशो है ही नहीं, क्योंकि लोग कुछ करने से पहले क्या सोच रहे हैं कि भाई हम अगर ये कुछ कर लेंगे तो कल को हमारे लिए नुकसान है, हमारे साथ वो हो सकता है जो हम सोच भी नहीं सकते। इसी तरह से पॉलिटिकल सिस्टम को अगर आपने वैल्यूएबल बनाना है, उसको कामयाब बनाना है, उसको सक्सेसफुल बनाना है, तो आपके पास कॉम्प्लेक्सिटीज होनी चाहिए जिसके अंदर आप अपने पॉलिटिकल सिस्टम को
रन आउट कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करते हैं तो वो है जो चेंज ऑफ अ बाउंड्री। चेंज ऑफ अ बाउंड्री का मतलब ये होता है कि आपके लॉ के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप कभी भी किसी भी टाइम पे मॉडिफिकेशंस कर पाओ। ये नहीं है कि बस आपने एक चीज बता दी है तो अब उस लॉ के अंदर कभी भी अमेंडमेंट्स नहीं हो सकती, या उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कभी भी अमेंडमेंट्स नहीं हो सकती। आपने उस लॉ के अंदर, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है कि कल को अगर सिचुएशन चेंज होती है या कोई हालात चेंज होते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, उसको एक सिंक्रोनाइज करेंगे और उसके अंदर अमेंडमेंट्स करेंगे। सो बेसिकली चेंज ऑफ अ बाउंड्री का मतलब ये होता है कि आपके पास जो पॉलिटिकल सिस्टम है या जो आपने अपना पॉलिटिक्स को पूरा बनाया हुआ स्टेट के अंदर, उसके अंदर इतनी मॉडिफिकेशंस और अमेंडमेंट्स होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसको क्या कर पाए, रन आउट कर पाए या उसको रेगुलेट कर पाए। ठीक है, सो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपने पॉलिटिकल सिस्टम को जनरेट करने से पहले ये सारी चीजों को फिक्स आउट करना है कि भाई ये चीजें हमारे पास होनी चाहिए और हमने इसको फॉलो अप करना है। अब फॉर इंस्टेंस अगर हम लोग जाते हैं इसकी लैक ऑफ चीज़ों के ऊपर, तो वो क्या हो सकता है। फॉर इंस्टेंस हमारे पास भाई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ठीक है, हमारे पास करप्शन बहुत ज़्यादा है, या हम लोग ये कह लेंगे जी हम लोग जो है वो देख नहीं पा रहे हैं कि हम लोग कहाँ काम कर रहे हैं, हमारा फाइनेंस अच्छा नहीं है, इकॉनमी अच्छी नहीं है। तो ये वो चीज़ें, क्योंकि देखा जाए तो ये सारा कुछ रेगुलेट करके आपकी गवर्नमेंट के सराउंडिंग में होता है कि पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर या पॉलिटिक्स के अंदर आपकी इकॉनमी क्या कर रही है, आपका जीडीपी कहाँ जा रहा है, आपकी इंटरेक्शन क्या हो रही है, आपके फॉरेन ट्रेड्स क्या हो रहे हैं, आपकी फॉरेन एग्रीमेंट्स क्या हो रही है। ये सारी चीज़ें आपकी गवर्नमेंट के सराउंडिंग में होती हैं और इन लोगों ने इन सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है। ठीक है, तो अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम के किसी भी लैक के ऊपर जाते हैं तो इट्स डिपेंड कि हम लोग डायरेक्टली जो है वो उनकी वर्किंग के ऊपर, उनके फंक्शन के ऊपर जो है वो चीज़ बात कर रहे हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि आपके पॉलिटिकल सिस्टम, अब जनरली अगर हम बात करें, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आपका ये सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, ये सिर्फ रेफरेंस टू पाकिस्तान नहीं है, इसको आपने जनरली पढ़ना है कि आप किसी भी मुल्क में, चाहे यूरोप कंट्री है, सेंट्रल एशियन है, मिडल ईस्टर्न है, कहीं पर भी आप जाओगे तो आपको पॉलिटिकल सिस्टम यही मिलेगा या ये डेफिनेशन मिलेगी जो कि वो रेगुलेट करते हैं। हम लोगों ने सिर्फ कोटेशन ये डालनी होती है कि पॉलिटिकल सिस्टम को अगर हमें समझना है और अच्छे तरीके से, तो हम उसके अंदर पाकिस्तान की एग्जाम्पल को कोट करके वो बता सकते हैं कि अब पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे बड़ी बात है, अगर हम लोग डेमोक्रेटिक की बात करें तो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, डेमोक्रेटिक के अंदर आपको डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज मिल जाएंगी। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि अपने एजेंडाज और अपने ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो सामने रखती हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो लॉ मेकिंग करती हैं। अब अगर पॉलिटिकल सिस्टम को हम लोग समझें तो उस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज का भी रोल है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली आपको आपकी चीज़ें, आपकी ऑब्जेक्टिव्स, आपकी एजेंडाज के बारे में बात करती हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपको लॉ मेकिंग या आपको गवर्नमेंट के बारे में बताती हैं। और हमारे लिए यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेंगे जिनके साथ हमारी मेंटालिटी, हमारे एजेंडाज, हमारे ऑब्जेक्टिव्स मैच करते होंगे, और हम उसको सपोर्ट करके क्या करेंगे, वोट कास्ट करेंगे। वोट कास्ट करके उनको गवर्नमेंट दे दी, सीट्स दे दी, अब उनके पास अथॉरिटी आ गई, पावर आ गई कि वो रेगुलेट करें और पॉलिसीज बनाए अकॉर्डिंग टू दी इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। ठीक हो, तो ये सारी चीज़ें जो होगी वो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ऐड होंगी। अब पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर हम लोग ये देख लेते हैं कि किन किन का रोल अदा होता है या कौन से ऐसे मेजर आपके इंस्टीट्यूट्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि मेजर रोल अदा करते हैं फॉर द रन आउट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। सो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो मेन रोल अदा करती हैं, जिसके अंदर आपका जो है वो आपका एक एजेंडा सेट किया जाता है, आपका एक गोल सेट किया जाता है, आपका एक डेकोरम होता है जिसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने गवर्नमेंट के अंदर आकर ये काम करना होता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जब कैंपेनिंग करती हैं, एड्रेसेस वगैरह करती हैं, तो वो आपको बेसिक इंटरेस्ट बताती हैं कि हम इन लाइन ऑफ चीज़ों के ऊपर काम करेंगे और हमें ये लगता है कि हमारा जो इंटरेस्ट होगा वो इस पार्टी के साथ रेलेवेंट है, तो हम क्या करें, इस पार्टी को वोट देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि इन शोबों के अंदर, इन फील्ड के अंदर सक्सेसफुल हासिल हो सके या डेवलपमेंट कर पाए। ठीक हो गया। सो बेसिकली आपकी पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो एक रोल अदा करती हैं फॉर द गवर्नमेंट और फॉर द रन आउट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम इन एनी कंट्री। ठीक हो गया। सेकंड हम लोग बात करें तो वो होती है आपकी पार्टिसिपेशन ऑफ द पब्लिक या पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजंस। उनका पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर क्या रोल अदा होता है। देखो, पॉलिटिकल सिस्टम में दो तरह की चीजें होंगी, एक तो वो पार्टिसिपेट करेंगे अपना सजेशंस और ओपिनियन देने के लिए, और एक वो पार्टिसिपेट करेंगे अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए। ड्यूटीज क्या होंगी बेसिकली, वो ड्यूटी जो कि गवर्नमेंट आपको कह रही है कि भाई इसको रन आउट करो, गवर्नमेंट आपको कह रही है इसकी लॉ मेकिंग करो, इसकी एग्जीक्यूशन करो और इसको इंप्लीमेंट करो। तो हम क्या करेंगे, फॉर इंस्टेंस हम छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम लोग ट्रैफिक रूल को फॉलो अप नहीं करते तो हमें क्या होगा, हमें पेनल्टी पड़ेगी, हमें चालान पड़ेगा और वो चीज़ें हमें ओबे करनी ही करनी है, और अगर हम नहीं करते हैं तो उसके ऊपर हमें चार्जेस पड़ जाएंगे। तो ये बेसिकली कुछ चीज़ें सेट की जाती हैं कि अगर गवर्नमेंट या आवाम उसको नहीं फॉलो अप कर पा रही है तो उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, उसको ऐसी पेनल्टी डालनी है ताकि वो कल को जो है वो उसको फॉलो कर पाए और उसको पता हो कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरे लिए ये इम्कानात हो सकते हैं या नुकसानात हो सकते हैं। ठीक है। सो
आपकी पार्टिसिपेशन आ गई कि आपने पार्टिसिपेशन करना है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो अप करके। अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जी लॉज बन गए हैं, रेगुलेशन भी बन गई है, कानून भी बने हुए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको फॉलो नहीं कर रहे। जब हम उसको फॉलो नहीं करें, इसका मतलब है कि हमारा रिवर्ट बैक नहीं जा रहा, हमारा रिस्पॉन्स गवर्नमेंट को नहीं जा रहा, जिसकी वजह से पॉलिटिकल सिस्टम का जो फंक्शन है वो वर्किंग करने से रुक गया, वो काम करने से रुक गया, क्योंकि वो आधा काम होगा, आधा काम डिपेंड करेगा आपकी आवाम और सिटीजन के ऊपर कि वो उसको किस तरह से रिवर्ट बैक करते हैं। ठीक हो गया। अब दूसरी पार्टिसिपेशन क्या होती है आवाम की, कि वो अपना सजेशंस और ओपिनियन दे रहे होते हैं गवर्नमेंट को थ्रू किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए, चाहे वो मिनिस्ट्रीज के जरिए कर दे, चाहे वो आपके काउंसिल्स के जरिए कर दे, चाहे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के जरिए कर दे, चाहे वो अपने चीफ मिनिस्टर्स के जरिए कर दे। कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव जो को एलीट किया जाता है, जो कि हेड किया जाता है उनकी लॉ मेकिंग के ऊपर, वो क्या करते हैं कि वो अपना एक रिस्पॉन्स जो है वो करवाती हैं कि भाई हमने जो है वो ये रिस्पांस आपको फॉरवर्ड किया है, तो इस रिस्पांस के अकॉर्डिंगली हमारे साथ जो है वो ओपिनियंस एंड सजेशंस के ऊपर काम किया जा सके। मतलब कि फॉर इंस्टेंस अगर आप कोई भी इलाका देख लो, कोई भी एरिया देख लो जहाँ पर शायद पानी का मसला होगा या कोई भी ऐसे फसलों का मसला है, कल्टिवेशन का मसला है, हार्वेस्टिंग का मसला है, तो वो क्या करेंगे, जब तक कि आप अपनी प्रॉब्लम को हाईलाइट करके आगे फॉरवर्ड नहीं करोगे तब तक आपका उसके ऊपर रिस्पॉन्स जो है वो लॉक नहीं किया जाएगा। तो मतलब क्या होता है कि लोग अपने बारे में, जो गवर्नमेंट होती है उसको अपनी राय भी दे रहे होते हैं सजेशंस के तौर पर, ओपिनियन के तौर पर। तो ये क्या हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए अवाम अपनी सजेशंस और अपने राय को इस्तेमाल करती है, ताकि पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो भी कोई इनइक्वालिटीज हैं या कोई भी ऐसी लैक ऑफ डिसिप्लिन है उसको खत्म किया जा सके। क्लियर हो गई बात। तो ये सारी चीजें जो है वो हम लोग इसको इस तरह से चलाते हैं। और अगर हम लोग देखें कि कौन कौन से की रोल्स हैं जो कि पॉलिटिकल सिस्टम को चलाते हैं, तो उसके अंदर जो मेजर काम आता है वो आपका इंटरेस्ट ग्रुप का भी आता है। अब इंटरेस्ट ग्रुप क्या होता है वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। इंटरेस्ट ग्रुप या प्रेशर ग्रुप्स, ये वो ग्रुप्स होते हैं जिनका होल्ड और इन्फ्लुएंस आपके किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी या फील्ड के अंदर होता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई लॉ मेकिंग की जा रही है तो आपके ऐसे इलीट ग्रुप होंगे जिनका इन्फ्लुएंस आपका उस लॉ मेकिंग के अंदर, उस पार्टिसिपेशन के अंदर जो होगा वो होगा। मतलब कि अगर आपने कोई लॉ मेकिंग बनानी है तो वो किस तरह से बनाई जाएगी, उसका क्या प्रोसेस होगा, उसको किस तरह से रेगुलेट किया जाएगा, और उसके बाद इसके सर्कमस्टांसेस क्या होंगे, ये सारी चीज़ों को जो है वो रन आउट करने में, जो काम करने में पूरा प्रोसेस है, उसमें इलीट क्लास वालों का या प्रेशर ग्रुप्स का, या जिसको हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट ग्रुप, उनका इन्फ्लुएंस जो होगा वो इसके अंदर होगा। सो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर भी आप लोगों के कुछ ऐसे माफियाज होते हैं जो, या कुछ ऐसे आपके इंटरेस्ट ग्रुप्स के लोग होते हैं जिनका होल्ड या जिनका जो रोल होता है वो इनके ऊपर एग्जीक्यूट कर रहा होता है या इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। वो लोग क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो अपना काम कर रहे होते हैं। सो पॉलिटिकल सिस्टम को अगर हम लोग दोनों साइड्स पे देखें तो आप उसको इक्वालिटी बेसिस पे भी लेके जा सकते हो, आप उसको बायसनेस पे भी लेके जा सकते हो। बायसनेस का मतलब ये होता है कि मतलब आपने किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को ही फेवर करना है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि ज़िया के टाइम पे हुआ ये था कि ज़िया ने एक ऐसे लॉज बना दिए थे जो कि जो हमारी एक एथनिक ग्रुप है जिसको हम लोग बोलते हैं, वो है जूइज्म वालों का। मतलब कि हम लोगों ने उनको नॉन मुस्लिम करार दे दिया था और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर था, जिसकी वजह से एक बहुत प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था ज़िया के टाइम पे, जिसमें ये कहा गया कि बेशक वो मतलब आप उसको नॉन मुस्लिम जो है वो नहीं डिटरमाइन कर सकते। सेकेंडली, हर एक का माइनॉरिटी राइट जो है वो उसको मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन, किसी भी सेक्ट, किसी भी एथनिक ग्रुप के साथ है, उसके पास उसका माइनॉरिटी राइट है, वो उसको जो है वो करेगा, लेवरेज करेगा। सो बेसिकली आपको किसी भी तरह के, चाहे वो पाकिस्तान है या कहीं भी कोई भी कंट्री है, आपको वहां पर आपके माइनॉरिटी राइट्स जो है वो ओबिलीज करने को मिलते हैं। सो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपकी रोल अदा कर रहे होते हैं, या आप समझ लो कि इन्फ्लुएंस है आपकी पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर। अब पॉलिटिकल सिस्टम हर कंट्री का डिफरेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि अगर हम लोग यहाँ पर कोई इंप्लीज कर रहे हैं तो वही एज इट इज सिस्टम कहीं और पर भी होगा। मैंने आपको बताया कि फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली पॉलिटिकल सिस्टम को जनरेट किया जाता है और उसकी वर्किंग को लिखा जाता है। जैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी वैसे पॉलिटिक्स एंड वैसी पॉलिसीज को रेगुलेट किया जाएगा, ठीक है। अब डिपेंड ये करता है कि आपकी कंट्री के अंदर कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जो है वो रेगुलेट किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम पॉलिटिकल सिस्टम को चलाते हैं। मतलब इन जनरल अगर मैं आपको बताऊं तो जनरल का मतलब ये है कि आपने हुकूमत करनी है और आपने हुकूमत किस कैटेगरी की करनी है और उस कैटेगरी के अकॉर्डिंगली लॉ कौन से बनाने हैं। तो पूरी कंट्री के अंदर आपकी आवाम क्या है, उसका रिलीजन क्या है, उसका मजहब क्या है, और वहां पर कौन कौन सी चीजें इंप्लीमेंट हो सकती हैं, उनकी मेंटालिटी क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, रिसोर्सेज क्या है, फाइनेंस क्या है, इकोनॉमी क्या है, इन सारी चीजों को देखते हुए आप अपनी पॉलिसीज को बनाते हो। और जब आपने पॉलिसीज बना दी तो इट्स आप पॉलिटिकल सिस्टम को रन आउट कर रहे हो, ठीक है। क्लियर हो गई बात। सो पॉलिटिकल सिस्टम को रन आउट करने के लिए ये सारी चीजें आपने एक दिमाग में रखनी होती है कि ये सारी चीज़ों को हमने जो है वो देखना है और उसके अकॉर्डिंगली हमें लॉ मेकिंग करनी है। और हाँ, इसका भी आपने जो है वो रिस्पॉन्स देना होता है कि मतलब अगर हमने कोई भी लॉ मेकिंग ऐसी बनाई है, मतलब कि 80% या 90% आपके पास लॉज ऐसे हैं जो कि ऑटोमेटिकली कुछ किए बगैर ही उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने उसको इतना रेलिवेंट करके बनाया हुआ चीज़ों को लेके कि लोग उसको ऑटोमेटिकली ऑब्लीज भी कर रहे हैं और उसको प्रेफरेंस भी दे रहे हैं। हाँ, 5% या 10% कुछ ऐसे लॉज होते हैं जो कि शायद कुछ माइनॉरिटीज़ को पसंद ना आए, तो वो लोग क्या करते हैं,
उन लोगों को जो है वो कुछ सजेशंस या ओपिनियन भी दिया जाता है, ताकि हम इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन ऐसी कर दें कि हमें भी ये एग्जीक्यूट करने में मसला ना हो। तो चांसेस हमेशा से होंगे, जैसे ही आपकी विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका गवर्नमेंट चेंज होगी, आपकी पार्टी चेंज होगी, आपका फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चेंज होगा, आपकी कंट्री चेंज होगी, आपकी बाउंड्री चेंज होगी, आपकी चीज़ों के अंदर मॉडिफिकेशन चलती ही जाएगी। जनरेशन्स बदलती हैं, यहाँ पर जनरेशन्स की मेंटालिटी बदलती है, सिचुएशंस बदलती हैं, टेक्नोलॉजीज इतनी आ जाती है, एडवांसमेंट्स इतनी आ जाती है। तो इसीलिए आपके लॉ के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप अकॉर्डिंग टू दी सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू दी मेंटालिटी और अकॉर्डिंग टू दी प्लेस, आपने क्या करना होता है, उस लॉ के अंदर मॉडिफिकेशंस की ऑप्शंस रखनी भी होती है। क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम को अगर आप लोग एक बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट करके चलोगे ना, तो क्या होगा कि वो कुछ साल तक आपको फायदा देगी और उसके बाद आपको फायदा देना बंद कर देगी। तो आपने क्या करना होता है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन हमेशा से रखना होता है। ठीक है, ओके। सो ये सारी चीज़ें होगी। अब हम थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं कि फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, कि मतलब अब उनकी वर्किंग क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या काम करते हैं, और उनके फंक्शंस में बेसिकली कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं या काम है जो कि उसको रन आउट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं वो क्या करते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम में हम लोग देखेंगे तो हमारे पास दो तरह के फंक्शंस हैं, इनपुट फंक्शंस, आउटपुट फंक्शंस। इनपुट फंक्शंस वो फंक्शंस हैं जो कि इंटरनल बाउंड्रीज के अंदर खुद से वो रोल अदा करते हैं और उसके अंदर पार्टिसिपेट करके अपनी एफर्ट लगाकर, अपनी पार्टिसिपेशन लगाकर उसको रन आउट करते हैं। आउटपुट का मतलब ये होता है कि जो उन्होंने काम किया हुआ होता है ना, उसका रिजल्ट क्या निकलता है। मतलब क्या आप ये समझ लो, जो आपने बीज बोया है, अब उसका फल या उसकी फसल क्या निकलेगी, वो बेसिकली आपका आउटकम होगा। अब हम ये देख लेते हैं कि इनपुट फंक्शंस में क्या है एंड देन आउटपुट फंक्शंस में क्या होता है। इनपुट फंक्शंस जो होगा वो बेसिकली आपका है क्लासिफिकेशन इन द डिमांड्स। क्लासिफिकेशन इन द डिमांड्स का मतलब यह है कि सबसे पहले फॉर इंस्टेंस कि आपके पास एक 100 की लिस्ट आ गई है, ठीक है। उन 100 की लिस्ट के अंदर ये है कि भाई हमारे पास ये काम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए। आपके पास डिमांड्स बहुत ज़्यादा, आपके पास विशेष जो है वो बहुत ज़्यादा आ गई हैं लोगों की, या लोगों ने आपको बहुत रिकमेंडेशंस दिए हैं या सजेशंस दिए हैं। अब आप क्या करते हो, उसको एक तरह से ना वो चेक एंड बैलेंस करना होता है कि हम लोग उन चीज़ों के ऊपर काम करें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो प्रायोरिटी बेसिस पे काम करें। मतलब फॉर इंस्टेंस अगर मैं इन सब चीज़ों में से अगर कोई प्रायोरिटी टॉपिक्स निकालूंगी तो वो हो सकता है शायद वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, वुमेन हैरासमेंट के ऊपर, चाइल्ड लेबर के ऊपर। ये वो टॉपिक्स हैं जो कि मेरा ख्याल इंटरनेशनली भी बहुत सेंसिटिव है, और इन टॉपिक्स के ऊपर जो पॉलिसीज है वो बड़ी देख समझ के बनाई जाती हैं। तो मतलब बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर हमें लॉ मेकिंग और बाकी सारी चीज़ों को करने में बहुत सोचना पड़ता है। तो आपने क्या करना है, पहले उनको क्लैरिफाई करना है, पहले आपने उनको प्रायोरिटाइज करना कि भाई हमने इन चीज़ों के ऊपर बात करनी है, और किन चीज़ों के ऊपर बात करने से हमें क्या चीज़ें जो है वो आउटपुट में मिल सकती हैं, या हम लोग उसका रिजल्ट जो है वो क्या गेन कर सकते हैं। सो बेसिकली पहले तो आपने उस पूरी लिस्ट को, जो आपके पास लिस्ट है, उसको आपने पहले क्या करना है, क्लैरिफाई करना है, उसको आपने प्रायोरिटाइज करना है, और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपने फिर पॉलिटिकल सिस्टम के जो फंक्शन है उसको रन आउट करना है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, अच्छा जी, सपोर्ट आपने देखनी है कि आपको पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि आपको कोई भी गवर्नमेंट जो है वो आपको आवाम कितनी सपोर्ट कर रही है। ये फिर वहां पे बात आ जाएगी कि हम पहले ये देखेंगे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ये मतलब है कि अगर तो डेमोक्रेटिक है फिर तो आपको समझ आ रहा है कि आवाम आपको सपोर्ट कर रही है, फुली आपको ब्लीच कर रही है और आपको जो है वो उस तरह से लेकर चल रही है। लेकिन फॉर इंस्टेंस अगर हम लोग बात करते हैं डिक्टेटर की, या हम लोग बात करते हैं यूनिटरी की, तो उसके अंदर आपकी सपोर्ट आवाम की क्या होगी, क्योंकि ये तो डिपेंड कर रहा है ना, आपने तो अपनी सारी की सारी चीज़ों को तो उसी तरह से लेकर चलना है जैसे आप बाकी सारी चीज़ों को जो है वो अपनी एक पॉलिसीज एंड लॉ मेकिंग को अपनी वन मैन आर्मी या समझ लो कि वन डिपार्टमेंट को लेकर रेगुलेट कर रहे होते हो। सो ये होगा कि आपकी सपोर्ट आवाम के साथ क्या है और आवाम आपको किस हद तक जो है वो सपोर्ट कर रही है। ये पॉलिटिकल सिस्टम को एक तो ये देखना कि भाई हमारे पास कितने परसेंट की जो जनरेशन है वो किस लेवल पे है। फॉर इंस्टेंस कि भाई 18 तक कितने कितने लोगों की हमारे पास इवेल्युएशन है, 18 से अबव कितने कितने लोगों की जनरेशन हमारे पास या प्रोपोर्शन हमारे पास पड़ा हुआ है, और नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो 50 अबव हमारे पास कितनी है। तो क्या होता है कि आप लोग एक मेजॉरिटी देख लेते हो कि भाई हमारे पास कौन से पर्टिकुलर पोर्शन या हमारे पास जो एज के जो लोग हैं वो हमारे पास है, जिसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने उनको इंटरटेन करना है, हमने जो है वो उनके अकॉर्डिंगली लॉज बनाने हैं। अब देखो ना, आपके पास ज्यादातर जो मेजॉरिटी अगर हम लोग देख लेते हैं वो ओल्ड एज के मतलब 50+ है, तो आप लोग यहाँ पर पॉलिसीज जो है वो यंगस्टर्स की लगा लो या कुछ इस तरह की चीज लगा लो, तो क्या होगा, वो आपकी सारी की सारी जो चीजें हैं वो खत्म हो जाएंगी, मतलब कि वो चीज उसको प्रॉफिटेबल नहीं देगी। तो आप लोगों ने क्या करना होता है, आपने ये देखना होता है कि अवाम की सपोर्ट क्या है, अवाम किस में खुश है, अवाम की क्या मेंटालिटी है, अवाम क्या चाहती है आपसे, और अवाम की क्या डिमांड्स है, उसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी लॉस को जनरेट करना होता है। तो पहला काम क्या हुआ कि मैंने आपको बताया कि पहला काम है
क्लैरिफिकेशन करना डिमांड्स की, एंड देन जाकर आपने सपोर्ट देखनी है या आपने वो चीज़ें देखनी है जिसमें आवाम को खुशी मिल रही है या आपके जो सिटीजन है वो हैप्पी हैं आपकी चीज़ों को लेकर। ये दोनों चीज़ें आप लोग जब उसको क्लैरिफाई कर लोगे तो आपको पता होगा कि हमने काम किस तरह से करना है, मतलब हम लोगों ने काम किस डेकोरम के अंदर करना है, हमारा पाथवे क्या होगा, हमारा रास्ता क्या होगा, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने लॉ मेकिंग करनी है ताकि उस लॉ मेकिंग का हमें 100% रिजल्ट मिल सके, जो आउटपुट में भी हो और हमें उसका बेनिफिट भी मिल पाए। यानी कि ऐसी लॉज नहीं बनाने जिसमें आवाम भी खुश नहीं है, आवाम उसको रेगुलेट भी नहीं कर पा रही, एग्जीक्यूट भी नहीं कर पा रही, और कल को जाकर आपकी जो चीज़ें हैं वो उस तरह से जो गवर्नमेंट है वो नहीं चल पा रही है। ठीक है, अच्छा हम नेक्स्ट देख लेते हैं जी, आउटपुट फंक्शन में क्या होता है। आउटपुट फंक्शन में आपको वो बताया कि जो भी बीज बोया जाएगा उसका रिजल्ट जो होगा वो आउटपुट फंक्शन होगा, यानी कि जो भी कुछ उन्होंने अपनी एफर्ट की भी होंगी उसका जो रिजल्ट आएगा वो बेसिकली आउटपुट फंक्शन है। ठीक है, अब इस आउटपुट फंक्शन में सबसे पहला क्या होगा जी, रूल मेकिंग करना। रूल मेकिंग का मतलब ये होता है कि आपने अपने लॉ मेकिंग को इस तरह से जनरेट करना होता है जिसके बाद से आपकी जो गवर्नमेंट है वो बहुत देर तक जो है वो उसको कंटिन्यू किया जाता है। फॉर इंस्टेंस कि मैं अगर आपसे बात कर लेती हूँ, हमारी गवर्नमेंट्स ने डिफरेंट गवर्नमेंट्स आई और डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने अपने अपने तरीके से अपना काम किया। अगर मैं उसमें से बात करूं एचएससी की, नैब की बात करूं, सीएनआईसी की बात करूं, नादरा की बात करूं, तो ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जिनको कोई गवर्नमेंट बाद में आकर तोड़ नहीं पाई या खत्म नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि इसका बेनिफिट हमें फॉर लॉन्ग लास्टिंग रहा। जिसने भी एचएससी बनाया, मतलब अगर हम लोग देखें मुशर्रफ के टाइम पे, मुशर्रफ ने एचएससी को बनाया था और एचएससी का मतलब क्या था कि आपकी इंटरनेशनल डिग्री को हाईलाइट किया जाए आउट ऑफ द कंट्रीज। पहले ऐसा होता था कि आपकी कंट्रीज में जो भी डिग्री होती थी, मतलब बैचलर्स की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री, तो उसको इतना ज़्यादा इवैल्यूएट नहीं किया जाता था अदर कंट्रीज़ के अंदर। अब क्या होता है, अगर आप यहाँ से बैचलर्स की डिग्री हासिल करते हो और वो एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होती है, तो वो क्या करती है, वो आपको इंटरनेशनल की इवैल्यूएशन देती है। मतलब आप कहीं पर भी जाकर, यूरोप में कहीं पर भी जाकर बैचलर्स की डिग्री दिखाकर एमफिल स्टार्ट कर सकते हो या एमफिल की डिग्री दिखाकर पीएचडी स्टार्ट कर सकते हो, तो आपको दोबारा से इवैल्यूएशन का काम नहीं करना पड़ता। तो मैं आपको वो बात बता रही हूँ कि ऐसे काम लोगों ने या गवर्नमेंट्स ने किए हुए होते हैं जिनको बाद में जाकर कोई खत्म नहीं करता, उसको इसी तरह से रेगुलेट होने देता है। जैसे एचएससी को किसी ने खत्म नहीं किया क्योंकि सबको पता था कि एचएससी खत्म करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये एक मेन एलिमेंट है और ये पाकिस्तान को बहुत फायदा दे रहा है लॉन्ग लास्टिंग के लिए। नादरा किसी ने खत्म नहीं किया, सीएनआईसी जो डिजिटल बनाया गया उसको खत्म नहीं किया गया। फिर उसके बाद हम लोग नैब की बात कर ले तो नैब को भी किसी ने खत्म नहीं किया, क्योंकि ये वो डिपार्टमेंट्स है जिनको जरूरत थी पाकिस्तान के अंदर। और जब ये बनाए गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका आउटपुट, यानी कि आपकी गवर्नमेंट चलेगी, वो बंदे भी चलेगी जिन्होंने बनाया, लेकिन क्या है, उनका फंक्शन अभी तक रेगुलेट कर पा रहा है उनके जाने के बाद में भी। तो ये होता है आउटकम रिजल्ट, जो कि आपको ऐसी चीज बना देते हो जो कि थ्रू आउट द वर्ल्ड चलती है। अब अगर मैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी देखूं तो वो भी कब से स्टार्ट हुआ था, वो स्टिल नाउ अभी तक चल रहा है। हाँ, मॉडिफिकेशन होती रहती हैं, पैसों में बढ़ा दिया, कम कर दिया, या कुछ इस तरह के आपने एरियाज को रिकॉग्नाइज कर दिया या सिलेक्टिव कर दिया, वो एक अलग बात है। बट जो प्रोग्राम चलता हुआ आ रहा है वो इनिशिएटिव किसी ने बंद नहीं किया, क्योंकि ऐसे इनिशिएटिव जो कि पाकिस्तान को या किसी भी कंट्री को लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट देंगे उसको हम आउटपुट फंक्शन या रिजल्ट में कंसिडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जी रूल एप्लीकेशन। रूल एप्लीकेशन में क्या होता है, बेसिकली रूल एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि आपने उसको किस तरह से बनाया हुआ है, आपका वो प्रोसेस क्या है, और उस प्रोसेस के अंदर स्टिल नाउ मैं वही बात करूंगी कि मॉडिफिकेशंस का ऑप्शन हमेशा से ऑन रखना है। मतलब कि मॉडिफिकेशंस क्या होगी कि जिस तरह भी आप काम करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपकी मॉडिफाई कर दी जाएगी, चीज़ों को अमेंडमेंट्स कर दी जाएंगी, उसके अंदर जो है वो क्लॉजेस बना दिए जाएंगे। जैसे अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो 1973 के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर हमारे जो है वो उन आर्टिकल्स के अंदर भी सम पार्ट्स ऐड कर दिए जाते हैं, ए बी सी डी कर कर, या उसके और मजीद उसकी सब डिवीजन कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे पास ये कोई 25 से 30 टॉपिक्स हैं, उसी के अंदर ही हमने बात करनी है, अब उसके अंदर सब डिविजन्स करके हम लोग अमेंडमेंट्स कर सकते हैं या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सो बेसिकली जब आपने रूल मेकिंग करनी है तो आपने उसकी रूल एडजस्टमेंट्स भी करनी है। एडजस्टमेंट्स का मतलब है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जनरेशन गैप आता है। आज से आप चले जाओ कोई 50-60 साल पहले, या उसमें तब लोगों की क्या मेंटेलिटी थी, तब एडवांसमेंट कोई नहीं थी, टेक्नोलॉजीज कोई नहीं थी, तो लोगों के पास इतना नहीं था कि भाई हमारे पास सॉफ्टवेयर हाउसेज होने चाहिए, हमारे पास एनजीओज होनी चाहिए, या हमारे पास कंप्यूटराइज्ड डाटा होना चाहिए, कोई भी इस तरह का काम नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अब क्या हो रहा है, अब आपके ऑर्गेनाइजेशंस भी बन रही हैं, आपके सॉफ्टवेयर हाउसेज भी बन रहे हैं जो कि आपका थ्रू आउट द वर्ल्ड या आउट ऑफ द कंट्रीज काम कर रही है। तो मतलब क्या हुआ कि आपने वो ऐसा लॉ बनाया जिसके अंदर एडजस्ट किया जा सकता है, यानी कि रूल एडजस्टमेंट हो, उसके अकॉर्डिंगली आप क्या काम कर सकते हैं। मतलब फॉर इंस्टेंस, क्योंकि देखो गवर्नमेंट 100 साल तो नहीं रहेगी, कोई भी गवर्नमेंट कहीं पे भी 100 साल तो नहीं रहेगी, उसने गवर्नमेंट चेंज करनी है। तो आप लॉज ऐसे बनाओ, चीजें ऐसे बनाओ जो कि जब भी कोई नई गवर्नमेंट आए उसके अंदर वो मॉडिफिकेशन कर पाए, ना कि उसको पूरा सिरे से खत्म करे। जैसे मैंने आपको बताया कि एचईसी नैब वगैरह बनाया गया तो इसको किसी ने खत्म नहीं किया, बट उसकी पॉलिसीज, उसकी रेगुलेशंस, उसकी टाइमिंग, उसके वर्किंग आवर्स, इस पे आप मॉडिफाई कर सकते हो, आप इसके ऊपर बातचीत कर सकते हो, बट पूरे डिपार्टमेंट को जड़ से निकालना ये पॉसिबल नहीं।